आप करना फोन जरा वहां से चिंता जी। क्योंकि ये पता क्या है, ये भी दिख नहीं रहा है, जो हो रहा है। दिख रहा है पक्का, ये आ रहा है। हो गया, चलिए। ये नजर आ रहा है, वहां पे भी आ रहा है, स्क्रीन पे इधर भी आ रहा है, नजर आ रहा है। चलिए, हमने पिछले कल क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था आपके पास कैबिनेट मिशन प्लान, जो पूरी एक तरह की स्कीम थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसको हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। थोड़ा तो क्या, हमने लगभग सारा ही पढ़ लिया था। और इसमें हमने ये भी देख लिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो सीट्स का जो मुख्य आवंटन था वो कहाँ पे बांटा गया था? 3 हिस्सों में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस थी, प्रिंसेस स्टेट्स थी, और क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रोविंस था। और अगर आप देखेंगे टोटल सीट्स कितनी थी आपके पास? 318 है। और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के समय पर जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में रिजल्ट क्या रहे। और साथ ही साथ में मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि प्रिंसली स्टेट ने संविधान सभा में एंट्री लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। जो भी प्रिंसली स्टेट से जितने भी लोग आने थे उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था कि हम संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहने वाले, ऐसा उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, कि जो अब यहाँ पे एक आपके पास कई बार पेपर में जनरली आ जाता है कि क्या रहता है कि जब ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा में जो इलेक्शन हुआ और जुलाई अगस्त के टाइम पर यह इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? अब लगभग कितनी सीट्स थी अगर आप देखेंगे, मोटे तौर पे तो 389 सीट थी, पर जहां पे डायरेक्ट चुनाव था वो लगभग अगर देख लिया जाए 296 सीट्स के आसपास ही था। और उसमें से भी 292 सीट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कहां से आनी थी? 11 ब्रिटिश प्रोविंस से आनी थी। अब इसका जो रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट में क्या होता है? इस रिजल्ट में अगर आप देखेंगे जो कांग्रेस है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उस कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 208 सीट्स। कितनी जीती? लगभग अगर आप देखेंगे 208 सीट किसकी जीत जाती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और मुस्लिम लीग का यहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन हम इसे नहीं कह सकते। कितनी सीट मुस्लिम लीग ने जीती? लगभग 73। और उसके बाद कुछ एक और पार्टियां भी थी, जैसे यूनानिस्ट पार्टी, आपके पास कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख नॉन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी। इन सभी पार्टियों को कितनी सीटें मिली है बेटा? लगभग कितनी सीट मिली है? 1 2 3, सभी को लगभग एक एक क्या मिली है? सीट मिली है। लगभग कितनी और पार्टी हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़ दे तो उसके बाद कितनी? 7 और पार्टियां, जिनको लगभग क्या मिली? एक एक सीट मिली। और उसके बाद जो लास्ट में क्या है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कितनी मिली? 8 सीटें मिली। और साथ में 7 सीटें और लगभग ऐसी पार्टियां जिनको लगभग एक एक सीट मिली। तो कुल मिला के जो अदर सीट थी वो कितनी थी? अगर जो लोगों ने है वो कितनी सीटें जीती? 15 ही सीटें जीतने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे ज्यादा सीट किसने जीता है यहाँ पे आपके पास अगर देखा जाए? सॉरी, आपके पास कौन है? कांग्रेस, 208। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कांग्रेस ने कितनी सीट जीती? 208। और साथ में मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73। यहां सभी पार्टियों को लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी डिटेल में सवाल आ जाता है कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सिंगल सीट जिसने जीती, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यूनानिस्ट पार्टी, मुस्लिम पार्टी, ये यूनियन शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन,
सिख नॉन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यहाँ पे जो आजाद कैंडिडेट थे वो कितने थे? 8 थे। थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा। मेन दो पार्टी है, कौन सी? मुस्लिम लीग और दूसरी है आपके कांग्रेस। नहीं, आप लिख सकते हैं 2-3 पार्टी अगर आपने लिखनी है, लेकिन ये जो बाकी कैंडिडेट है वो कितने हैं अगर आप देखेंगे 15 कैंडिडेट है। और टोटल सीट कितनी थी जो ब्रिटिश प्रोविंस और चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के लिए थी? वो टोटल आपके पास 296 थी। सारी पार्टियां लिखने की आवश्यकता नहीं, 2-3 लिख लीजिए। बाकी इंडिपेंडेंट का आप लिख लीजिए, 8 सीट उन्होंने जीती है। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो आपके पास 8 है। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखना, कम्युनिटी वाइज भी लिस्ट दी गई है कि जो हमारी संविधान सभा थी उस संविधान सभा में कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन कितना था, किसको कितनी सीटें मिली थी या किसने कितनी सीटें जीती थी। इसमें आपके पास क्या है, हिंदू को कितनी सीटें मिली है 163, मुस्लिम को कितनी मिली है 80। अब आप ये बोलेंगे कि मुस्लिम लीग की तो यहाँ पे कितनी सीट्स है आपके पास 73 है। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग में ही मुसलमान के कैंडिडेट थे या मुस्लिम कैंडिडेट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी हो सकता है या किसी और पार्टी से भी आपके पास मुस्लिम कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल मुस्लिम कैंडिडेट कितने थे 80, और शेड्यूल कास्ट के कितने कैंडिडेट थे 31 जो जीत गए। इंडियन क्रिश्चियन कितने थे 6, बैकवर्ड जो ट्राइब्स थे वो 6 थे, और सिख कितने थे 4, एंग्लो इंडियन 3, और पार्सिस भी कितने थे 3 थे। ये थोड़ा जरूरी डेटा है जो आपको रट्टा मारो जिंदाबाद वाला ध्यान रखना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। इसमें क्या लिखना है आपने, कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 कि किस कम्युनिटी के कितने मेंबर थे जो संविधान सभा का सदस्य बने। सबसे ज्यादा हिंदू 163 और मुस्लिम 80 और शेड्यूल कास्ट 31 और इंडियन क्रिश्चियन आपके पास 31, सॉरी इंडियन क्रिश्चियन 6 है, एंग्लो इंडियन 3 है और पार्सिस 3 है। कम्युनिटी है पार्सिस। थोड़ा बेटा तेज हाथ चलाना है।
8 प्रिंसिपल जो कम्युनिटी थी उसमें सबसे ज़्यादा हिंदूज के पास कितनी थी, 163 सीट्स थी। मुस्लिम के पास 80 थी। शेड्यूल कास्ट के पास 31 थी। और उसके बाद क्रिश्चियन, बैकवर्ड ट्राइब्स, सिख, एंग्लो इंडियन और पारसीज। लिख लिया। अब इसके बाद ध्यान रखना बेटा कि जो ये वुमेन भी थी इसमें, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर महिलाएं भी थी। और टोटल जो वुमेन थी पूरी संविधान सभा के अंदर 296 सीट में से अगर आप उसको भी देखेंगे तो लगभग कितनी महिलाएं रहेगी, लगभग 15 महिलाएं रहेगी। तो टोटल लिखना आपने, टोटल वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज, या आपके पास कितनी थी, 15 थी। टोटल वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, 15 वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ऐसा लिख लीजिए। 15 वुमेन थी। पंद्रह क्या थी, महिलाएं थी। और ये सभी महिलाओं के नाम है यहाँ पे, जैसे अमू स्वामीनाथन है, एनी मस्करेन है, अजीज रसूल है, दुर्गाबाई है, हंसा मेहता है, कमला चौधरी है, लीला रे है, और पूर्णिमा बैनर्जी है, राजकुमारी अमृत कौर जी है। ये यहाँ पर आपके पास इन महिलाओं के नाम भी आपके पास है, वुमेन जो यहाँ पे थी। और ये आपके पास यहाँ पे प्रोविंस है, जो आपकी लगभग 11 प्रोविंस रहने वाली थी, जहां से लगभग आपके पास कैंडिडेट आएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कैंडिडेट थोड़ी से कम, मैंने आपको बताया 2 to 9 कैंडिडेट आपको देखने को नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ क्या होता है, जरा इसको हम थोड़ा सा समझ भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं इससे थोड़ा सा आगे कि क्या होगा। अब जरा समझ लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपके पास एक तरह से इलेक्शन हो गया, और इलेक्शन के बाद आपको पता है कि कितनी सीट्स, कितनी महिलाएं, कितने मुस्लिम और कितने आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस या हिंदू जो भी है, वो सब लोग आपको पता लग गया कि कौन कौन यहाँ पर कितनी सीटें किसको मिली और किस कम्युनिटी के, किस प्रिंसिपल कम्युनिटी के कितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे, वो सारे आपको जनरली पता लग गया। अब होता क्या है कि इस संविधान सभा का मुख्य काम 1946 के समय पर क्या था, भारत का संविधान बनाना। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है बेटा, 1946 के समय पर जब एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी ये जो बन गई हमारी, इसका इलेक्शन हो गया, और इसके अंदर महात्मा गांधी जी जो थे वो, उनकी एंट्री नहीं थी। उन्होंने इस संविधान सभा का अगर देखा जाए चुनाव नहीं लड़ा और ना ही उसके मेंबर बने। लेकिन साथ ही साथ में 1946 के टाइम पर हम लोग क्या थे, इधर से गुलामी थे, हम आजाद तो नहीं हुए थे, और एक तरफ से हमारे देश के अंदर एक और चीज चली हुई थी, पार्टीशन, कि पार्टीशन होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए। ये बात बहुत जबरदस्त तरीके से भारत के अंदर चलाई जा रही थी। अब होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग भी कोशिश ये कर रही थी उस समय तक कि भैया हमें क्या चाहिए, अलग देश चाहिए। अब अलग देश, ये पार्टीशन की डिमांड कर रहे थे। साथ में हमें ये भी पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे के बाद अब ये तय था कि भारत का क्या होगा, विभाजन होगा, और कोई भी ताकत इस विभाजन को रोक पाने में क्या थी, कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब लगभग तय था, और साथ साथ में यह भी पता लग गया था कि ब्रिटिशर भारत को बहुत ही जल्दी क्या करने वाले, छोड़ने वाले हैं, और भारत आजाद होने वाला है, ऐसा कभी भी हो सकता है। तो इस समय होता क्या है, साथ ही साथ में अब यहां पे एक चीज और समझनी है हमने कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपना काम करती जाएगी, साथ साथ में अब जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 के टाइम पे होती है। जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की पहली मीटिंग कब होगी, फर्स्ट मीटिंग कब होगी बेटा,
9 दिसंबर 1946 वाले दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग होगी और इस मीटिंग में कुल आपके पास कितने लोग प्रेजेंट होंगे? सिर्फ 207 लोग ही इस मीटिंग में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 और टोटल लोग कितने रहेंगे इस मीटिंग में? सिर्फ 207 लोग ही रहने वाले हैं। और इस मीटिंग के अगर आपके पास चेयरमैन जो रहेंगे, चेयरमैन बनाया जाएगा। उस समय कोई फॉर्मल ऐसा तैयारी नहीं थी कि किसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उस समय क्या किया गया, जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी था सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको क्या बनाया गया? पहली संविधान सभा मीटिंग की उन्हें क्या बनाया गया? चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। चेयरमैन कौन बनेंगे बेटा? वो बनेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या बनेंगे बेटा? इसके अध्यक्ष बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। अब यहां पे एक प्रैक्टिस भी होती है कि अगर आप देखा जाए, जो ओल्डेस्ट फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, ओल्डेस्ट आदमी होगा, उसको मीटिंग का क्या बना दिया जाता है? जनरली अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि उन्होंने काम भी तो करना था आगे। और इस फर्स्ट मीटिंग में लोग कितने थे? टोटल मेंबर कितने थे? 207 रहने वाले। और साथ में इसके चेयरमैन कौन बनने वाले? सच्चिदानंद सिन्हा। तो जरा लिखिए बेटा, फर्स्ट मीटिंग ऑफ, आपने थोड़ा ऐसे लिखना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली CA हेल्ड ऑन 9 December 1946 and attended by 207 members. Attended by 207 members. Attended by 206. इनकी क्लास है सर को। चले जाओ। TGT क्लास से कोई आ जाए जरा, जो कमीशन वालों की क्लास है। आकृति, ऐसे करो बेटा, आप छुट्टी कर लो, कल ही टेस्ट लूंगा क्योंकि अभी चला है, फिर कल क्लास में ले लूंगा। सबको बोल दो, फिर दरवाजा लगा देना ना पूरा पीछे। अब यहां पे देखो बेटा, पहली मीटिंग के आपके जो चेयरमैन है, साथ में लिखना चेयरमैन ऑफ फर्स्ट मीटिंग वो सच्चिदानंद सिन्हा। और अब इसके साथ आपने थोड़ा लिंक करना बेटा। लिंक में क्या करेंगे आप, इसको मैं थोड़ा आगे करूं, लिख लिया आप लोगों ने? सच्चिदानंद सिन्हा, कोमल और कशी बेटा थोड़ा तेज लिखना है। अब इसके 2 दिन बाद बेटा 11 दिसंबर 1946 का समय था। अब 11 दिसंबर 1946 वाले दिन क्या हुआ कि संविधान सभा का परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका परमानेंट क्या मिल जाएगा आपको? अगर देखा जाएगा, परमानेंट आपके अध्यक्ष मिल जाएंगे, या परमानेंट चेयरमैन मिल जाएंगे, या परमानेंट क्या मिलेंगे? प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। तो 11 दिसंबर 1946 वाले दिन जो प्रेसिडेंट बने, किसके? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बनाया जाता है किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है? संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक संविधान नहीं बनता, तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या रहने वाले हैं? संविधान सभा के अध्यक्ष रहने वाले, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, 11 दिसंबर को सेकंड मीटिंग थी।
और साथ में प्रेसिडेंट के साथ एक वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन टाइप भी बनाया जाता है, जो कौन बनता है? एच.सी. मुखर्जी। वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी बनाया जाता है। लिख लिया? देखो बेटा, पहली मीटिंग कब हो रही है? 9 दिसंबर को। दूसरी कब हो रही है? 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर वाले दिन क्या मिल रहा है आपको? प्रॉपर क्या मिल रहा है? प्रेसिडेंट मिल रहा है। ठीक है जी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब यहां पर क्या होता है, फिर से 13 दिसंबर को एक और मीटिंग होती है 1946 वाले दिन, 13 दिसंबर 1946 वाले दिन। और उस दिन क्या होता है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रेजेंट करता है बेटा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तेरह दिसंबर 1946 वाले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या प्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है बेटा, ये काफी बड़ा है, इसके काफी सारे पॉइंट है। पहले ये समझना जरूरी है कि 13 दिसंबर 1946 वाले दिन जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य और रेजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? प्रस्ताव। जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो ये उद्देश्य संकल्प अगर देखा जाए जो प्रस्तुत किया जाएगा, इसमें क्या रहेगा आपके पास? जनरली अगर हम देखें क्या बोलने की कोशिश करता है और क्या होता है इसमें ना फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बात करेंगे कि जो संविधान हम लोग बनाएंगे उस संविधान के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें हमारे देश के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें, उन सारी चीजों का एक तरह का ये थोड़ा सा ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे भैया कि ये हमारे संविधान में ये वाली चीजें होनी चाहिए, हमारे संविधान की फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, किस मूल्य के आधार पर हमारा संविधान बनना चाहिए, उसमें कोई सेक्शन आपका छूट ना जाए और किस तरह का हमारा संविधान होना चाहिए। एक कॉन्क्रीट टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि आने वाले टाइम में जो रहेगा, जो हमारा फ्यूचर रहेगा उस पर बेस्ड रहे। वो पूरे का पूरा जो फिलॉसफी था, कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी था, उस पर बेस रहेगा और फंडामेंटल पे क्या रहेगा? बेस रहेगा। उसे क्या बोला गया? उसको सारी चीजों को क्या बोला गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मतलब एक तरह से देखा जाए, एक ये आपके पास ही मान लेते हैं हम इसको, एक तरह का इनिशियल डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना नहीं है, लेकिन एक तरह का इनिशियल डॉक्यूमेंट जिसको बोल सकते हैं आरंभिक दस्तावेज तैयार करने की यहां पर क्या कर दी गई थी? कोशिश की गई थी कि हमारे जो संविधान होगा किन आधारभूत ढांचों पर और किन मूल्यों पर इसको बनाया जाएगा, क्या चीजें इसमें होगी, क्या चीजें इसमें नहीं होगी। ये इसके अंदर बताने की कोशिश की गई किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लीजिएगा बेटा, यहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद अगर हम ये देखेंगे, यहां पर क्या होता है, एक और चीज होती है जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक और चीज रहेगी। वो क्या चीज रहेगी? एक तो साथ साथ में हमारा देश आजाद भी होने वाला था, लेकिन संविधान सभा का एक और काम था मोटे मोटे तौर पर संविधान बनाना। और साथ में क्या प्रॉब्लम आएगी? हमें प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने देश को भी आजाद होते हुए देखना है। और साथ में क्या होगा कि मोटे तौर पर जब देश आजाद होगा तो कुछ लोग यहां से छोड़कर कहां चले जाएंगे? पाकिस्तान जनरली चले जाएंगे। ये भी साथ में एक बड़ी समस्या थी। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारी कमेटियों का गठन किया जाता है और इन कमेटियों को क्या दिया जाता है? बहुत सारा काम भी दिया जाता है। अलग अलग कमेटियां बनाई जाती है
संविधान के अंदर, और उन कमेटियों को क्या दिया जाता है, काम भी दिया जाता है कि वो क्या काम करेगी, कौन सी कमेटी क्या काम करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर 8 मेजर कमेटियां थी, 8 क्या थी, मेजर कमेटियां थी। और इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जो आपके पास कौन सी कमेटी थी, आपके पास ड्राफ्टिंग कमेटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी बेटा, ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे लिख लीजिए बेटा यहां पे, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां पे क्या थी, कमेटियां थी, आपने ऐसे बनाना, और उसमें 8 मेजर कमेटियां थी। और इसमें से एक इंपॉर्टेंट जो कमेटी है कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी, को हम थोड़ा सा यहां डिस्कस करते हैं। ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब यहां इतना लिख लिया बेटा। अब यहां पे क्या करना, आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ रहे थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो होगा लगभग वो 29 अगस्त 1947 के आसपास होगा। अब आपको ये पता है कि 29 अगस्त 1947 तक तो हमारा देश क्या हो जाएगा, जनरली आजाद हो जाएगा। अब आजादी से पहले क्या है कि यहां पर एक घटना हो जाएगी। घटना क्या है कि पहली बार 4 जुलाई के समय पर, 4 जुलाई 1947 का समय, और एक बिल इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, पास नहीं किया जाएगा सॉरी, एक बिल लाया जाएगा 4 जुलाई वाले दिन, और उस बिल का नाम होगा इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। अब सोच लीजिए, जो हमें आजादी मिली, आजादी के लिए जो बिल आया गया, वो भी कहां पास हो रहा है। हम यहां से जोर लगा रहे हैं, अपना जोर हमने फुल लगाया हुआ कि भाई हम आजाद हो गए, लेकिन उधर से ब्रिटिशर अपनी तरफ से खेल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि हम आजादी वाला बिल लेके आ रहे हैं। हम क्या लेके आ रहे हैं, एक तरह का इंडिपेंडेंस बिल लेके आने वाले हैं भारत के लिए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल है, इंडियन, इसको थोड़ा साइड में किसी और पेज में वहीं पे साथ में लिखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, 4 जुलाई 1947 को लाया जाता है। और पास फ्रॉम पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता है बेटा ये 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 वाले दिन। और एनफोर्स लागू कब होगा, लागू तो तभी होगा जब हम आजादी ले लेते हैं। कब, 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 को। इसे तो 14 अगस्त और 15 अगस्त वाला डेट है, क्योंकि 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान अपने आप को आजाद मानते हैं। एनफोर्स, ENFORC, हाँ जी। नहीं, बिल पार्लियामेंट में आया 4 जुलाई को, लेकिन पास कब हुआ, 18 जुलाई को। पास फ्रॉम पार्लियामेंट 18 जुलाई 1947। अब यहां पे क्या था, इस बिल के अंदर साफ साफ तौर पर क्या था, ट्रांसफर ऑफ पावर होना था। कहां से ट्रांसफर ऑफ पावर होना था, ब्रिटिश से ट्रांसफर होना था, कहां, भारत के लिए।
और यहां पे एक साथ में और प्रॉब्लम थी कि इसी समय पर क्या हो रहा था, एक और चीज जो था वो चल रहा था। समय आता है, इसे थोड़ा सा हम पहले चलेंगे, 3 जून 1947 वाले दिन। अब ये बहुत मुश्किल हो गया था कि भारत के, अगर भारत एक रह पाए या भारत की यूनिटी बनी रहे, ऐसा लगभग इम्पॉसिबल था। और इसको कैरी फॉरवर्ड करना कि भारत अखंड रहेगा और एक ही रहेगा, ऐसा भी बहुत मुश्किल हो गया था। और उस समय पर क्या होता है, 3 जून 1947 वाले दिन एक प्लान लाया जाता है। उस समय हमारे देश के जो वाइस रॉय थे वो कौन थे, माउंट बैटन थे। माउंट बैटन के द्वारा पार्टीशन प्लान लाया जाता है। और पार्टीशन में क्या होना था, यह देखा जाना था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान को जाना है और कौन सा हिस्सा कहां रहने वाला है, इंडिया में रहने वाला है। तो 3 जून 1947 वाले दिन, और पार्टीशन जो हुआ बहुत जल्दबाजी में, ज्यादा समय नहीं लिया गया इसके लिए। आप देखो जून और अगस्त का टाइम है कि जब दोनों देश क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है। तो पार्टीशन वाला जो समय था, जो जब भारत का बंटवारा किया जाना था, उसका एक पार्टीशन प्लान तैयार किया गया, किसके द्वारा, उस समय के वाइस रॉय के द्वारा, जिन्हें क्या बोला जाता है, माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है या पार्टीशन भी बोला जाता है। ऐसे लिख लीजिए बेटा, पार्टीशन। माउंट बैटन प्लान भी बोला जाता है, पार्टीशन प्लान। और यहां साथ में एक और चीज होती है बेटा, कि पार्टीशन प्लान तो तैयार कर दिया, लेकिन जो बाउंड्रियां थी वो भी तो देखनी थी कि बाउंड्रियां, कौन सी बाउंड्री भारत की है, कौन सी पाकिस्तान की है। तो बाउंड्री कमीशन भी एक गठित किया गया साथ में, और इसका फॉर्मेशन भी हुआ बाउंड्री कमीशन का, जो ये तय करेगा कि भारत की बाउंड्री कौन सी है और पाकिस्तान की बाउंड्री कौन सी है। ऑन ग्राउंड लेवल पर बाउंड्रियों का विभाजन या बाउंड्री कमीशन किसके द्वारा हेड किया गया, वो हेड किया गया रेड क्लिफ के द्वारा। रेड क्लिफ आया और रेड क्लिफ ने क्या किया, बाउंड्री कमीशन को हेड किया, और बाउंड्री का जो विभाजन हुआ वो भी उसके द्वारा किया गया, इसी पार्टीशन प्लान के अंदर आप कह सकते हैं। और ये जो पूरा बाउंड्री वाला सिस्टम था, बाउंड्री डिवीजन या आपके पास बाउंड्रियां जो तय की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, रेड क्लिफ के द्वारा। सीमाओं का जो आपके पास सीमा आयोग, इसे आप कह सकते हैं, तो सीमाओं का बंटवारा हुआ। बाउंड्री कमीशन हेल्ड बाय रेड क्लिफ। देखो बेटा, पार्टीशन प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया, माउंट बैटन के द्वारा। और बाउंड्री कमीशन किसके द्वारा हेड किया गया, रेड क्लिफ के द्वारा। लिख दिया। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि 14-15 अगस्त को
पाकिस्तान अलग हो जाता है और भारत को आजादी कब मिल जाती है? 15 अगस्त वाले दिन भारत को आजादी मिल जाती है। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली बेटा, यहां पे क्या होता है कि अब यहां पे एक चीज देख लीजिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी बेटा, अब यहां पे हम वापस जा रहे हैं, किस पॉइंट पे जा रहे हैं? वापस से हम कहां पे जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत सारे जो लोग थे, जो ऐसा था कि जो मुस्लिम थे और ऐसे जोन से आते थे कि जिस एरिया या जोन, जो अब एरिया किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया, और वो कहां चले गए? भारत छोड़कर कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। अब उस समय भी क्या था? उस समय भी क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम दो हिस्सों में बांटेंगे यहां पे संविधान सभा को। एक कैसी होगी हमारी? 15 अगस्त 1947 से पहले की। क्या होगी? 15 अगस्त 1947 से पहले की। और एक होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके बाद की? 15 अगस्त 1947 के बाद की। जो ये 15 अगस्त 1947 से पहले की जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा में बहुत सारे लोगों के पास कुछ एक पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो का मतलब क्या था? मंत्रालय दिए गए। उस समय जो लोग जीत के आए थे, उनके पास कुछ एक मंत्रालय दिए गए। वो एक तरह से गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे थे, कैबिनेट की तरह काम कर रहे थे। भले ही वो भारत में संविधान बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि संविधान सभा भारत के लिए संविधान ही नहीं बना रही थी, सिर्फ भारत के लिए कानून भी बना रही थी साथ साथ में। लेकिन अभी समझना ये जरूरी है कि क्या है कि बेटा 15 अगस्त 1947 से पहले जो हमारी संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में बहुत सारे लोग के पास क्या था? पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? मंत्रालय। और इससे पहले वाली जो आपके पास कैबिनेट थी, जिनके पास पोर्टफोलियो था, उससे बोला जाता था इंटरिम गवर्नमेंट। उसे क्या बोला जाता था बेटा? इंटरिम गवर्नमेंट कहते थे। क्या कहते थे? इंटरिम गवर्नमेंट कहते थे। जो क्या थी आपके पास? 15 अगस्त 1947 से पहले वाली आपके पास क्या मानेंगे? गवर्नमेंट थी या कैबिनेट थी। और इससे सवाल आ जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट में किन आदमी के पास या किस मेंबर के पास क्या पोर्टफोलियो था। काफी इंपॉर्टेंट है ये कि किसके पास क्या, आपके पास क्या था? पोर्टफोलियो था। अब मैं आपको बताता हूं कि किसके पास क्या पोर्टफोलियो रहने वाला है इंटरिम गवर्नमेंट में। दूसरा पेज अब आपने ऐसे लिखना है बेटा यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की। इसमें से कुछ एक मिनिस्टर है जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इतना जूम चलेगा। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट जो आपके पास मेंबर है, उस समय तो हम 1946 में गुलाम थे, यहां कोई प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला। अब याद रखिए बेटा, पहले जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। और इनके पास क्या था? एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। ऐसा लिख लीजिए, इनके पास क्या रहने वाला है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। मैं बताऊं, सॉरी काउंसिल, मैं बताऊंगा ये क्या चीज है यहाँ पर। और ये एचएस में बार बार सवाल भी आया है, तो ये नीचे वाली लाइन है, ये बार बार आ जाती है। सारे मत लिखिएगा आप, थोड़े थोड़े लिख लीजिएगा, बाकी आप किताब में होगा आपके पास, ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा। जवाहरलाल नेहरू एक, उसके बाद पटेल साहब। पटेल साहब के पास क्या था? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर टाइप थी, होम। और राजेंद्र प्रसाद के पास RFA करके लिखिएगा। इनके पास क्या रहना? फूड एंड एग्रीकल्चर, RFA। राजेंद्र प्रसाद आप लिखेंगे RFA, तो आपको याद आ जाएगा इनके पास क्या रहने वाला है? फूड एंड एग्रीकल्चर। जॉन मथाई, मथाई को याद रखना, इसे मिठाई, मिठाई की क्या की गई? सप्लाई कर दी गई, इंडस्ट्री ऑफ सप्लाई, मिठाई की सप्लाई, इसीलिए इंडस्ट्री ऑफ सप्लाई इनके पास आ जाएगा। अच्छा, इसको आप जितना आपने लिख लिया ठीक है, लिख लीजिए, इतना, बस इतना ही लिखिए, इसको रहने दीजिए, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इसका फोटो ले लीजिएगा या आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसकी थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, वो लिख लीजिएगा। और यहां पे एक चीज लिखना बेटा आपने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन लिखिए, नोट।
ये वाला नोट लिख लीजिएगा। एक नोट लिख लीजिएगा नीचे, जहां आपने जगह छोड़ी होगी आप ऐसे मान लीजिए 14 लोगों की जगह छोड़ दीजिए और वहां पे एक नोट लिखिए, द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, वहां से लिखिएगा मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। Member of the interim government were members of the Viceroy's Executive Council. The Viceroy continued to be the head of the council, but Jawaharlal Nehru was designated as Vice President of the Council. ये वाली पूरी लाइन कई बार एचएस के पेपर में सीधे सीधे आ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, लिख लिया इतना। अब जरा यहां समझिएगा बेटा, पहली बात तो ये कि ये आजादी से पहले आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे लीडर थे, सिर्फ आपने थोड़े याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं और फिर उसके बाद आप घर में इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखो बेटा, पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके पास क्या था, एक्सटर्नल अफेयर, और सेकंड में कौन था बेटा जी, पटेल जी थे, और पटेल जी किसके थे, गृह मंत्रालय, होम। राजेंद्र प्रसाद को आप कैसे याद रखेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी को आरएफए करके, आरएफए आपने ऐसे रखना, आरएफए राजेंद्र प्रसाद जी। फूड एंड एग्रीकल्चर हो गया। मिठाई की क्या कर दी आपने, सीधे सप्लाई कर दी। और उसके बाद जगजीवन राम जी किसके हैं, लेबर के लिए। और उसके बाद सरदार बलदेव सिंह सरदार, किसका कैसे ध्यान रखेंगे, डिफेंस के लिए। भाभा कैसा रखना आपने, वर्क माइंड के लिए। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, लियाकत अली खान किसके हैं, फाइनेंस के। और अब्दुल रब निश्तर ये किसके, पोस्ट एंड एयर। आसिफ अली रेलवे। सी राजागोपालाचारी किसके हैं, एजुकेशन के। याद रखेगा, पहले इंटरिम कैबिनेट के अंदर सी गोपालाचारी किसमें थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास थी। और ये कॉमर्स के लिए। गजफर अली खान किसके लिए, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, हेल्थ के लिए हो गए। जोगिंदर नाथ मंडल जो है, मंडल आगे आप जब भी पढ़ेंगे तो मंडल कमीशन आएगा, कुछ मंडल आएगा, जहां पर भी आएगा तो ये लॉ के बारे में बात करते हैं, तो आपने ऐसे यहाँ पे याद रख लेना, जोगिंदर नाथ मंडल। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सवाल आता है वो क्या आता है। अब आपको ये पता है कि हमारे देश में उस समय आजादी से पहले जो वाइस रॉय था, वाइस रॉय के पास क्या था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है जी, आजादी से पहले क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। लेकिन इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसकी, वाइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, अपर हाउस और लोअर हाउस में। अब जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में, अब यह लाइन क्या कहती है, द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, जितने भी मेंबर इंटरिम गवर्नमेंट के थे, इस जो इंटरिम सरकार, ये ऐसी सरकार जो कब बनी, आजादी से पहले की है, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर इनका चुनाव हुआ, उसी के तहत ये जो सरकार बनी। इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर रहेंगे, वो मेंबर किसका हिस्सा रहेंगे, वो हिस्सा रहने वाला किसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। किसका हिस्सा रहने वाले, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जब हिस्सा रहेंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड कौन रहता है, हमेशा से वाइस रॉय। लेकिन इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कौन रहने वाला है,
वाइसरॉय रहने वाला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया यहाँ पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया। तो यही लाइन ये कह रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर रहने वाले वो क्या रहने वाले हैं? किसके मेंबर रहने वाले? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। अब उसके बाद जो फर्स्ट कैबिनेट है, जब हमारा देश आजाद हो गया तो आपको पता लग ही गया होगा, यहां पे जवाहरलाल नेहरू क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पटेल साहब जी को क्या मिलेगा? होम। और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को फिर से वही। मौलाना अब्दुल कलाम जो आजाद हो, किसमें चले जाएंगे? एजुकेशन में। सी राजा गोपालाचारी को अगर आप देखेंगे वो उनका नाम यहां से आपको हटता हुआ नजर आएगा। मिठाई जी किसमें चले जाएंगे? रेलवे और ट्रांसपोर्ट में। फिर फाइनेंस के लिए अलग आ जाएंगे। अंबेडकर साहब की एंट्री भी होते हुए यहाँ पे आपको दिखेगी। अंबेडकर जी किसमें आने वाले? यहाँ पे लॉ में आने वाले। जगजीवन राम और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो उनका दोनों का पोर्टफोलियो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। साथ में एक महिला जो राजकुमारी अमृत कौर है वो भी किसमें दिखने को मिलेंगे आपको? हेल्थ में दिखने को मिलेंगे। सीएच भाभा जो वर्क एंड माइंड के लिए पहले काम करते थे वो किसमें नजर आते हुए आपको नजर आएंगे? कॉमर्स में। और उसके बाद आपके पास रफी अहमद है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक नया नाम जो कश्मीर के लिए जिनका बार बार आता भी है, जब जब बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा हमारा है, इस तरह के नारों के साथ जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो इंडस्ट्रियल सप्लाई में है। और वीएन गाडगिल वर्क माइंड एंड पावर में नजर आएंगे। और इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आपको नजर नहीं आएंगे, जो आपको कुछ उधर चले जाएंगे, कुछ को कई बार जगह मिलती भी नहीं है। लेकिन ये क्या है? हमारा कैबिनेट है, फर्स्ट कैबिनेट इंडिपेंडेंस के बाद। अब यहां समझने वाली बात क्या है? अब यहां एक चीज समझ लीजिए, जब भारत आजाद हो जाता है 1947 में, जब भारत क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है 1947 में 15 अगस्त वाले दिन, तो उस दिन क्या होता है कि प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये समझने वाली बात है। अब ये समझ लीजिएगा, जब आपका वाइस रॉय था, कब तक वाइस रॉय रहेगा? जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा तब तक क्या रहेगा? वाइस रॉय आपके रहने वाले। इतनी बात समझ में। और 15 अगस्त वाले दिन वाइस रॉय का आपके पास पोस्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो पोस्ट ही खत्म कर दी जाएगी, वाइस रॉय वाली। लेकिन वाइस रॉय की पोस्ट खत्म होने के बाद जब भारत देश आजाद हो जाता है तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां पे ये भी बोला जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो कौन थे? पटेल साहब थे। अब बहुत सारे ऐसे कारण दिए जाते हैं जिसकी वजह से पटेल साहब क्या नहीं बने? प्रधानमंत्री नहीं बने। जबकि सब लोग ये चाहते थे कि पटेल साहब क्या बने? प्रधानमंत्री बने। लेकिन यहां प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये समझने वाली बात है। तो इनको जो ओथ है, ओथ का मतलब क्या होता है हिंदी में? शपथ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ओथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? माउंट बैटन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? माउंट बैटन के द्वारा। ये सोचने वाली बात है। लेकिन यहां क्या होता है? अब यहां समझ लीजिएगा बेटा, माउंट बैटन आजादी से पहले क्या थे? वाइसरॉय। लेकिन जब भारत आजाद हो गया, आजादी के बाद इनकी डेजिग्नेशन को क्या कर दिया? बदलकर दोबारा से गवर्नर जनरल ऑफ क्या कर दिया गया? इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं बताऊंगा कहानी क्या है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनको क्यों किया गया? ये भी सोचने वाली बात है। इनका नाम बदलकर क्यों, वाइस रॉय से क्यों चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब यहां पे याद रखना बेटा कि कई बार पेपर में सवाल आता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो कौन बनेंगे बेटा? माउंट बैटन। कौन बनेंगे? माउंट बैटन बनेंगे। और ये क्या करवाएंगे? ये करवाएंगे ओथ। ही स्वोर ओथ टू पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे लिखिएगा। आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन बनने वाले हैं? माउंट बैटन। और ये किसको शपथ दिलाने वाले हैं? ये इंडिया के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले हैं या दिलाएंगे।
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन बनने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद? कौन बनने वाले हैं? माउंटबेटन। और उन्होंने क्या किया? ओथ दिलाया किसको? ठीक है जी। और सेकंड जो गवर्नर जनरल बनेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट, सेकंड गवर्नर जनरल वो बनने वाले सी राजगोपालाचारी। सेकंड गवर्नर जनरल बनने वाले सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। इधर लिखिए। अब जरा यहां थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए, यहां क्या होता है। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है बेटा। यहां समझने वाली बात यह है कि 9 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। और खास बात यह है कि 9 दिसंबर से लेकर जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा, जब तक हमारा संविधान नहीं बनेगा, अब हमारा जो संविधान है वो लगभग बनकर कब तैयार होता है? बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 तक। और एनफोर्स कब होता है? 26 जनवरी 1950 तक। उस समय लागू होता है। तब तक हमारा संविधान बनता रहेगा। आजादी के बाद भी काम बनना आपके पास चला रहेगा। अब इस समय पर जब तक हम अपना संविधान नहीं बना पाते बेटा, हम अपने आप को हम आजाद तो मानते थे, हम अपने आप को आजाद तो मानते थे कि हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक हमारा कोई संविधान हमारे पास नहीं है उस समय तक, तब तक हम क्या थे? हम थे डोमिनियन। हम क्या था? डोमिनियन। भारत क्या रहा? डोमिनियन रहा। कब से कब तक? 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक? जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो। इस डोमिनियन का मतलब क्या है? इस डोमिनियन का मतलब यह है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, उसका हेड कौन होना चाहिए? प्रेसिडेंट होना चाहिए। वैसे तो अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ही नहीं तो हमारे पास प्रेसिडेंट की पोस्ट तो है नहीं। प्रेसिडेंट की पोस्ट तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बनेगा? रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? जहां पर राष्ट्रपति क्या है? चुनकर आए, या राष्ट्रपति होना चाहिए। हमारे पास उस समय तक राष्ट्रपति नहीं था, तो हमारा उस समय कंट्री का हेड कौन था? कंट्री का हेड जनरली कौन था? किंग मान लीजिए। तो हम उस समय तक क्या रहे? लगभग मोटे मोटे तौर पर हम क्या रहे? डोमिनियन स्टेटस रहा। एक तरह की हम क्या रहे? उपनिवेश रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था? एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, बना नहीं था। और उस समय जो ये प्रेसिडेंट की जो कमी है वो हमें तो साफ नजर आई थी, क्योंकि इस समय टाइम तो लगना ही था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो उस समय पर जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो इंटरिम थी, या उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे, उस गवर्नमेंट में जो एक रोल है, वो रोल किसका है? वो आपको किसका देखने का मिलेगा? यहां पर गवर्नर जनरल का रोल। गवर्नर जनरल भी क्या वहां पे क्या करेगा? रोल प्ले करेगा। और गवर्नर जनरल की पोस्ट को हम खत्म कब करेंगे? जब हमारा क्या बनेगा? संविधान बनेगा। एक तरह से ऐसे मान लीजिए जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो कहीं ना कहीं डोमिनियन स्टेटस को क्या कर रही है? सिग्निफाई कर रही है, बता रही है कि भैया अभी भी आपके पास राष्ट्रपति नहीं है, और जो गवर्नर जनरल है वो किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? कहीं ब्रिटिशर के आधार पर काम कर रहा है। ठीक है जी। इसीलिए हमने क्या किया? गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या किया? हमने क्रिएट किया। कब? आजादी के बाद। और आजादी के बाद ये कब तक रहेगी? हाँ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं किया जाएगा, हम पूरा एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, तब तक ये पोस्ट रहने वाली है। ठीक है जी। तो अब एक तरफ तो ये वाली सारी कहानी आ गई, एक तरफ ये कहानी पूरी आ गई। अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ये दो तरह के काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली परफॉर्म टू टाइप ऑफ फंक्शन। दो तरह के फंक्शन। एक तो क्या था?
एक तो था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा क्या है, टू फॉर्म ऑर्डिनरी लॉ। एक तो क्या कर रही थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, और दूसरा क्या काम कर रही थी, ऑर्डिनरी लॉ। और लॉ कौन बनाता है हमेशा से, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होता है आपके पास, लॉ मेकिंग बॉडी। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लेजिस्लेचर में कन्वर्ट कर दिया गया। वही क्या बना रही थी, लॉ बना रही थी। अब यहां एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब हमारी संविधान सभा, इसको जरा समझ लीजिएगा, जब हमारी संविधान सभा, संविधान, अब देखो एक ही बॉडी, जैसे आप हैं, जैसे गंगाधारी शक्तिमान है, ठीक है, बॉडी तो एक ही है ना। अब बॉडी क्या थी, एक ही बॉडी थी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जब ये क्या, कौन सा काम करती थी, संविधान बनाने वाला काम करती थी। तो उस समय इसको हेड कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद। समझने वाली बात है, ठीक है जी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो 11 तारीख को अध्यक्ष बनाए गए थे, वो कौन बने थे, डॉक्टर प्रसाद जी बने थे। और जब यही संविधान सभा जब क्या काम करती थी, लेजिस्लेचर वाला काम करती थी, लॉ मेकिंग वाला काम करती थी, जब ये क्या करती थी, भारत के लिए जब ये कानून बनाती थी या लॉ मेकिंग प्रोसेस करती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता था, लेजिस्लेचर का हेड कौन उस समय रहता था, इस संविधान सभा का हेड कौन रहता था, वो रहते थे आपके पास जीवी मावलंकर, सॉरी। उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, जीवी मावलंकर। ऐसे लिख लीजिएगा बेटा, इट इज हेडेड बाय, फिर ये किसके द्वारा हेड की जाती थी, जीवी मावलंकर के द्वारा। जीवी मावलंकर। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती तो हेड कौन करता था, डॉक्टर प्रसाद जी। और जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाते तो हेड कौन करता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम इसमें कल और कर लेंगे। उसके बाद आपका फ्राइडे को टेस्ट भी रहने वाला है, ठीक है।